हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए मैं यहाँ पर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके सभी प्रश्न मैं आपको ओनली एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। जितने भी इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी बुक को एनालाइजेस करने के बाद, मास्टरमाइंड को एनालाइजेस करने के बाद, और जितने भी आपकी प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी से क्वेश्चन को मैं यहाँ पर उठाकर लाया हूँ चैप्टर नंबर 1 में। अगर आप जो इन 5 प्रश्न आज की वीडियो में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, अगर जो आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार करके चले जाते हो तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से आपको एक भी जो प्रश्न होगा बाहर का देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सभी महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है ओनली मैं एक ही वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। यानी कि आज का जो हमारा क्लास है ये वन शॉट क्लास होने वाला है। साथ में इसी तरीके से आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जितने भी आपका यहाँ पर चैप्टर होगा उन सभी के क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। अब आपको करना है क्या है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में दोस्तों के भी साथ शेयर जरूर कर देना। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहे हो उनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं। इससे पहले अगर आपने जो है सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखे हैं तो उसका भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया। ओनली मैंने आपको 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए, अगर आप जो उनको पढ़ के चले जाते हो तो जो आपका सामाजिक विज्ञान में स्कोर होगा 70 में से 70 स्कोर बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। तो चलिए हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर दिखाई देगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था इसकी प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का या तो कभी कभी जो है 6 नंबर का पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन है 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। साथ में आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका दूंगा। तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। अब इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में, जो मध्यम वर्ग के जर्मन लोग थे, राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। उसके बाद पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पिरसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पिरसा की जीत हुई। और जो इटली का एकीकरण है हमारा, और जो हमारा जर्मनी का एकीकरण है वो संपूर्ण रूप से हो गया। इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन लिखकर आना है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको लॉन्ग दिख सकता है, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन जो आपको बहुत ही आसानी से रटा हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बनाकर भी आ सकते हो, ये नहीं है कि मैंने इस तरीके से कराया आप इसी तरीके से लिखो। अगर आप चाहते हो तो इसमें जो आप बढ़ा चढ़ाकर भी करके आ सकते हो, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मैं लाया हूं अगर आप उस तरीके से लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखकर लाया हूं ताकि जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और बहुत ही आसानी से आप जो इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया है। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर क्लिक कर लें। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है,
4 नंबर का पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति में आपको बता दूं कि 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये वाला क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में अभी देखने के लिए मिल जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, बहुत बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्टूडेंट जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस सन में हुई थी? 5 मई सन 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। जो फ्रांस की जो शोचनीय आर्थिक स्थिति थी वो क्रांति का मूल कारण बनी थी। लुई सोलेवा, एक यहाँ पर नाम है लुई सोलेवा, की फालतू खर्चों से राजकोष खाली हो गया था। जो वहां का राजा था लुई सोलेवा, इसका नाम था लुई सोलहवे, की फालतू खर्चों से राजकोष खाली हो गया था। वहां का राजा क्या करता था कि फालतू के खर्चा करता था, जिससे जो उनका राज्य का धन था वो यहाँ पर लगभग खाली हो चुका था, तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। और जो देश था वो आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था, यानी कि गरीबी की दशा में आ गया था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर नए नए कर लगाने का प्रस्ताव रखा। और इस हालत में जैसे उसको पता चला कि जो उसका राज्य है वो बिल्कुल कंकाल होते जा रहा है, गरीबी में गिरते जा रहा है, तो उसने क्या किया कि जो जनता होती है उसके ऊपर उन्होंने कर लगा दिया। कर का अर्थ होता है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगा दिया, जिसका जो है जनता ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया। और जैसे उन्होंने टैक्स लागू कर दिया अपने यहाँ पर जो गरीबी को दूर करने के लिए, इसका जो जनता ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया। फिर इसका स्ट्रेस्ड जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। जैसे स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। इस तरीके से जो है आपका उत्तर हो जाएगा। अगर जो है आप जिसका जनता ने विरोध किया यहाँ तक भी अगर आप लिख कर आते हो तो अभी जो आपको 4 नंबर पूरे देखने के लिए मिलेगा। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ हर साल आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन, बैंक और जो आपका बुक है, और जितने भी पिछले सालों में पेपर हुए उन सभी से चाट कर कि चैप्टर नंबर 1 से किस किस क्वेश्चन को पूछा गया है, इन सभी को एनालाइज करने के बाद ही मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को आपको जरूर तैयार कर लेना। अगर जो आप इन सभी क्वेश्चन को 4 से 5 बार तैयार करोगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर आपने जो अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लेना। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वियना संधि क्या थी? इस संधि के प्रमुख उद्देश्य बताने और व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आपको जो 6 नंबर का प्रत्येक वर्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल 7 सेट बनते हैं और जो 7 सेट है वो आपके अलग अलग जिले में कोड वाइज आपका पेपर आता है। इस तरीके से यहाँ पर आपके 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में ये वाला क्वेश्चन भी हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इस वाली क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। अब हमारा यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि वियना संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य बताने और व्यवस्था का वर्णन करना है। अब इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो ब्रिटेन, रूस और प्रुस्सिया और ऑस्ट्रिया है आदि यूरोपीय शक्तियों ने सन 1815 में पूर्ण रूप से नेपोलियन को पराजित कर दिया। हमारा कौन सा देश हो गया? ब्रिटेन हो गया और रूस हो गया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। इन देशों ने क्या किया था कि सन 1815 में पूर्ण रूप से नेपोलियन को इन्होंने पराजित कर दिया था, यानी कि 3 से 4 देशों ने मिलकर सन 1815 में नेपोलियन को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। इन विजेता देशों के प्रतिनिधि युद्धोपरांत व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से वियना में मिले। जितने भी देशों ने नेपोलियन को पराजित किया था वहां के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था कि समझौता करने के उद्देश्य से वियना में उन्होंने एक संधि की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में हमारा जो कौन सी संधि हुआ था? वियना संधि हुआ था। उसका नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। वियना संधि के बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर वियना संधि तैयार की। इस संधि की मुख्य व्यवस्था इस प्रकार है। इस तरीके से अगर जो आप इतना लिख कर आओगे तो 3 नंबर तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि वियना संधि क्या थी और इसके प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद अब देखते हैं इसकी व्यवस्था है।
अब इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी उसी समय हटाए गए जो बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए। जो फ्रांस की सीमा है उस पर कई राज्यों को स्थापित किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। जो फ्रांस के उत्तर में जो हमारा एक देश है हमारा नीदरलैंड नाम का हमारा जो राज्य है उसको स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम जो हमारा देश है उसको शामिल किया गया था। और पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, पिरसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। जो पिरसा होता है यानी कि पिरसा का अर्थ होता है जो शासन करते हैं वहां की सरकार। पिरसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। उसका अगला पॉइंट हो जाएगा, नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने जो 39 राज्यों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, उसने जो जर्मन महासंघ को स्थापित किया था और उसको उसने ऐसे ही बरकरार रखा था। इस तरीके से जो है हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि वियना संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूँ, आपको जो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा आपको जो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। मैं यहाँ पर पेज को फुल कर देता हूँ, कुछ भी काट पीट ना रह जाए। इस तरीके से आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो हर साल आपको पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है देखने के लिए मिल ही जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर तैयार करना है, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में लिखना है। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसकी प्रक्रिया को आपको संक्षेप में लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या तो जो है 6 नंबर का हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो इटली के एकीकरण की जितनी भी प्रक्रिया थी उसको आपको विस्तार में बताना है। अब इसका उत्तर हो जाएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। जो इटली का एकीकरण हुआ था सन 1900 शताब्दी में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया का वितरण इस प्रकार है। इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जो इटली था वो किस किस में बिखरा हुआ था, वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। वहां पर कौन सी भाषा थी, इटली की भाषा थी इतालवी भाषा, वो जो है संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। इटली में अनेक स्थानों पर इतालवी जो भाषा है इसके अनेक रूप आपको इस भाषा में प्रचलित थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा, 1830 ईस्वी में मेजनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था। सन 1830 ईस्वी में जो हमारा मेजनी था उसने इटली के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था और इसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया था। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि यंग इटली का जो गुप्त संगठन था वो किसने स्थापित किया था, हमारा मेजनी था, उसने स्थापित किया था। ये वाला इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा, 1831 और सन 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे उनके कारण इतालवी राज्यों में बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट शासक इमैनुएल द्वितीय आगे आया। अब जो 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी की जो विद्रोह असफल हो गए थे उनके कारण इतालवी राज्यों में जो बिखराव आ गया था, यानी कि जितने भी राज्य थे इतालवी के वो बिखर गए थे और उनको फिर से संगठित करने के लिए, यानी कि उनको फिर से एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो हमारा सार्डिनिया और जो हमारा पिडमांट है इनके जो शासक थे एमेनुएल द्वितीय आगे आए थे इटली के एकीकरण को। उसका अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया।
सन 1859 ईस्वी में जो सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। इस तरीके से जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर आपका 4 क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था। पीछे देख लेना कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 5 था। क्वेश्चन हमारा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में बताना है। या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो 1860 में दक्षिणी इटली बाद 2 सिसिलियों के राज्य में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया था। सन 1860 में जो हमारे दक्षिण इटली था व सिसिलियों के राज्य में जो सार्डिनिया पिडमांट जो इमैनुएल था उसने सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से भी स्पेन को पराजित कर सके। अब जो सार्डिनिया पिडमांट के जो यहाँ पर सैनिक थे उसने क्या किया था, यहाँ पर प्रवेश कर लिया था। किसमें प्रवेश कर लिया था? स्पेन में। और यहाँ के जो स्पेन के जो किसान थे, जो किसान मजदूर थे, उनकी मदद से उन्होंने जो है स्पेन पर अपना कब्जा जता लिया था। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया, क्योंकि जो इटली का यहाँ पर मेन नेतृत्व रहा था इमैनुएल का रहा था और उसी को राजा बना दिया गया था। और सन 1870 में इटली जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर एकीकृत हो गई। इटली का जो एकीकरण हुआ था सन 1870 में। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आपको पेपर में देखने के लिए मिले। आपको करने का इसी तरीके से आपको जो है और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। और ये वाला जो क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आखिरी है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 आपको उदाहरण देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का ही रहा है। इसके अनेक उदाहरण हमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान में देखने को मिले हैं। इनमें 3 प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। अगर आप जो इतना लिखकर आओगे तो यहाँ पर आपको इसके 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अब आपको इसके उदाहरण देने हैं कि जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसकी संस्कृति के जो योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देने हैं। अब इसका हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। पहला उदाहरण है फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। अब इसमें हमारा फ्रांसीसी जो कलाकार फ्रेडरिक सारियू थे, फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? फ्रेडरिक सारियू ने सन 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला का सृजन किया। इन चित्रों के द्वारा फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की जो एक श्रृंखला होती है उसका उन्होंने निर्माण किया था। इन चित्रों के द्वारा विश्वव्यापी उसके बाद नेक्स्ट हमारा, इन चित्रों के द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया था। सारियू के यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, कार्ल कैस्पर फ्रिटज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। अब इसमें हमारा चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिटज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक ऐसा चित्र बनाया है। इस चित्र की पृष्ठभूमि में फ्रांस की सेनाओं को ज़ेबेब्रेकन राज्य का कब्जा करते हुए दिखाया गया है। जो फ्रांस की सेना ने ज़ेबेब्रेकन पर जो कब्जा किया था उसको दर्शाया गया है। इस चित्र को उन्होंने बनाया था, किसने बनाया था? कार्ल कैस्पर फ्रिटज ने बनाया था। दूसरा उदाहरण हमारा ये हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण हो जाएगा यूजीज डेला क्रोआ की द मसेकर एट कियास। अब इसमें हमारा फ्रांसीसी चित्रकार डेला क्रोआ तत्कालीन फ्रांस के महत्वपूर्ण रोमानी चित्रकारों में शामिल थे। द मसेकर एट कियोस नामक
यह विशाल चित्र एक घटना को प्रदर्शित करता है। कहा जाता है कि कियोस द्वीप पर तुर्की ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। ये उसका उत्तर हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। इस तरीके से जो हमारा सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर बनता है, हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर बनता यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल जो मैंने आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर आप जो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप स्वयं मानिए कि कम से कम आपका जो 10 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से कम आपको यहाँ पर 4 नंबर का या 6 नंबर का और ऑब्जेक्टिव से लगाकर आपका जो है लगभग 8 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आएगा। तो आपको करना है क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने चाहे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर चाहिए तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।